हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सागर। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर के नीट और जेई के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अबाउट 100 क्वेश्चन, 80 टू 100 क्वेश्चंस होंगे पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जेई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है उनके लिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है और थोड़ा बहुत उनको आइडिया है, हाई स्कूल तक का नॉलेज क्लियर है, उन लोग के लिए भी ये वीडियो हमने ऐसी बनाई है। इसमें जब क्वेश्चन आता है उससे पहले हम लोग उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। फिर भी अगर और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ के फिर इन वीडियोस को देखें। जो टॉपिक्स हैं, इस प्री रिक्वेस्टीज़ टॉपिक्स जो हैं इस वीडियोस के लिए, वो हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेजेस के बारे में सब कुछ पढ़ना, उनके फार्मूलेज, रेजिस्टिविटी एंड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना, उनके फार्मूले, इलेक्ट्रिक पावर एंड डीसी सर्किट्स के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रिक पावर्स के फार्मूले, डीसी सर्किट्स को कैसे डील करना है वो पढ़ना है। इसके अलावा हमारे जो दो रूल्स हैं, KCL जिसे किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहते हैं, और दूसरा KVL जिसे किरचॉफ लूप रूल भी कहते हैं, जो KVL वोल्टेज लूप भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लूप। तो जो है नाम कई हैं लेकिन काम एक ही है। सीरीज़ एंड पैरेलल रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाते हैं, पैरेलल में डिक्रीज़ हो जाते हैं। सीरीज़ में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R=R1 + R2, इस तरीके से। पैरेलल में 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ना है। आखिरी में DC सर्किट एनालिसिस। DC सर्किट एनालिसिस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज लगाएं, जैसे वो प्रैक्टिकल हो चाहे आइडियल हो। रेजिस्टेंसेस लगाएंगे, उसमें एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह लगाएंगे और उस सर्किट की एनालिसिस करेंगे। किसी भी ब्रांच में करंट, किसी भी ब्रांच में वोल्टेज और किसी भी ब्रांच में पावर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन चलता है। उन्हीं से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाहर हम लोग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। ओवरऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी का यही सिलेबस ही है, तो इतना ही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज़। दो वायर्स हैं जिनका डायमेंशन क्या है, आइडेंटिकल है। वो कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब वायर के दो ही डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब उनकी लेंथ सेम है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, इफ़ σ1 एंड σ2 आर कंडक्टिविटीज़ ऑफ द मेटल वायर रिस्पेक्टिवली, σ1 एंड σ2 आर कंडक्टिविटीज़। ठीक है, ये बात जो कह रहा है, σ1 एंड σ2 आर कंडक्टिविटीज़, ध्यान से देखेंगे। σ1 एंड σ2 आर कंडक्टिविटीज़ मतलब σ1 और σ2 कंडक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट कंडक्टिविटीज़ हैं। मतलब इसका ये है कि हमारा जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो कंडक्टिविटीज़ अलग होना मतलब मटेरियल हमारा डिफरेंट है। और द कंडक्टिविटीज़ ऑफ द मेटल वायर रिस्पेक्टिवली, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कम्बिनेशन इज़, इफेक्टिव कंडक्टिविटी मतलब ओवरऑल नेट कंडक्टिविटी वो पूछ रहा है। तो हम लोग अगर देखें, देखो जैसे सपोज़ ये हमारा पहला मेटल वायर है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और जिसकी लेंथ है L। ओके, नाउ क्या किया गया है, टू मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब एक के आगे एक को लगाना, दूसरा वायर हम उसी के जस्ट आगे लगा दे रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो गया, यानी उनका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा और उसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, L। ओके, नाउ तो ये हमारा ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कह रहा है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो σ1 है। अगर इसकी कंडक्टिविटी σ1 है तो हम इसकी रेजिस्टिविटी को ρ1 बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1। ऐसे ही इस वाले मेटल वायर की कंडक्टिविटी गिवन है σ2, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ρ2, इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं इसलिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है सीरीज़ में, R1 + R2, है ना, ये होता है। नाउ हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस, ठीक है,
देखो यहाँ पे कुछ बातें हम लोग स्टार करके यहाँ पे लिख रहे हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, पहली बात, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन को पूरा थ्रू आउट द लेंथ ट्रेवल करना है, तो वो जितनी दूरी तक चलेगा वो क्या करेगा, उसके एटम से उतना ज़्यादा टकराएगा, उतनी दिक्कत का, उतनी ही देर तक दिक्कतों का सामना करेगा। यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे समझो, जैसे पतली पाइप हो तो पानी कठिनाई से फ्लो करेगा, वही मोटी पाइप हो तो पानी इजली फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट लाइक वाटर। ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफ़िकल्टी से पास होगा। वही ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजली मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ तीसरी बात, हम अगर इसको कंबाइंडली इस बात को बोलें, ठीक है, कंबाइंडली इस बात को बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई है। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मटेरियल कांस्टेंट, दैट इज़ नथिंग बट रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए। ओके, तो रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट रो एल बाई ए। ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ रो, रो इज़ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज़ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग रो को क्या लिख सकते हैं, 1/सिग्मा। ठीक है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें। ठीक है, ओम मीटर होती है यूनिट रेजिस्टिविटी की, ऐसे ही 1/ओम मीटर क्या हो जाएगी इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट, जिसे हम साइमन पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, खैर वो सब बात की बातें हैं, हमें यूनिट्स अभी नहीं देखनी होती तो ध्यान से। तो सपोज़ मैं R1 की बात करूँ तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 देखो इसके लिए जो R1 के लिए जो हो जाएगा वो रो क्या हो जाएगा, रो 1 इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, रो 1 इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, मैं इसको रो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/सिग्मा 1। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ एल डिवाइड बाई सिग्मा 1 इंटू ए। ऐसे ही जो हमारा R2 हो जाएगा वो हो जाएगा रो 2 इंटू एल डिवाइड बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू एल डिवाइड बाई सिग्मा 2 इंटू ए। सिमिलरली एकदम सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एल अपॉन ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें मैंने अननेसेसरली लिखी हैं। डायरेक्टली इसी लाइन के बाद ऐसे डायरेक्टली लिख सकते थे R=R1 प्लस R2 अगर हमें आइडिया पहले से होता। एल अपॉन ए मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, बस कंडक्टिविटीज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है। तो यहाँ तक की बातें यहाँ पे हो गई। नाउ मैं क्या कंसीडर करता हूँ, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ये जो मेटल वायर हैं बैक टू बैक कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ, ये पूरा ही मेटल वायर एक है, ये पूरा ही मेटल वायर एक है। और मैं बोलता हूँ जो इस पूरे ही मेटल वायर की जो इफेक्टिव कंडक्टिविटी है या जो कंडक्टिविटी या एवरेज कंडक्टिविटी मैं बोल सकता हूँ वो क्या है, वो सिग्मा है। ओके, सिग्मा है ना। जो टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ है वो क्या है, वो कैपिटल एल है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2L के बराबर हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो जो टोटल लेंथ है वो 2L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। तो मैं फिर से R इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, जो R है हमारा, ठीक है, कौन सा R, यही वाला R, टोटल वाला R, वो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। व्हाट इज़ रो टोटल का इफेक्टिव रो। ठीक है, तो रो एल अपॉन ए लिख सकता हूँ ना, रो एल, कौन सा एल, कैपिटल एल डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब मैं रो को 1/सिग्मा लिख सकता हूँ और एल को 2L लिख सकता हूँ, क्योंकि एल इक्वल्स टू 2 स्मॉल एल डिवाइड बाई सिग्मा इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो इससे जो आ रहेगा, इससे जो आ रहेगा वो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे दो मटेरियल कंसीडर करके सॉल्व करो, चाहे एक मटेरियल कंसीडर करके सॉल्व करो, आना एक ही है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग जब इक्वेट कराते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जब इक्वेट कराते हैं तो क्या हो जाएगा,
2L डिवाइड बाई सिग्मा इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू L बाई ए इंटू 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। L ए कैंसिल आउट, 2 बाई सिग्मा, ठीक है, 2 बाई सिग्मा, तो क्या हो जाएगा 2 बाई सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, क्या हो जाएगा सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1। रेसिप्रोकल ले लो, सिग्मा और 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा नेट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। देखेंगे किसी ऑप्शन में मिल रहा है ये, देखो ध्यान से, ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकती है, कभी कभी 1 अपॉन सिग्मा सॉल्व करते करते क्या आंसर आ सकता है, ऑप्शन डी आ सकता है। तो देखो ऑप्शन डी जो है इसी का, ऑप्शन सी का जस्ट रेसिप्रोकल है, एकदम कंफ्यूज करने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये सीरीज़ में है, रेजिस्टिविटी ऐड हो जाएगी तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होकर ऐड हो जाएगी, तो ऑप्शन बी जैसा टिक मार देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी का रेसिप्रोकल गलती से ऑप्शन बी ए भी हो जाता है। यानी देखो सारे ऑप्शन समझ लो एक तरीके से जाल बुना जाता है कि आप गलती कहीं ना कहीं कर ही दो और उनको नेगेटिव मार्क्स दे दो, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है, सही से सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ओवरऑल है तो डिफ़िकल्ट, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे लगेगा डिफ़िकल्ट, लेकिन था क्या सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक से एक बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को एकदम सिंपल बना कर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमारे जो उसको थोड़ा बढ़ाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमको और ईजी लगेगा, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको लगेगा क्वेश्चन और ईजी होते चलेंगे। एक्चुअल में मैं टॉपिक वाइज चलूँगा, थोड़ा रेजिस्टेंसेस पहले लेके चलूँगा, फिर पावर्स लेके चलूँगा, फिर पावर रेजिस्टेंस एक साथ, फिर डीसी एनालिसिस, इस तरीके से मैं लेके चलूँगा। तो यहाँ पे भी टॉपिक का सीक्वेंस देखने को थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रैंडम सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है अ सर्किट कंटेन्स एन अमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस 40.8 ohms ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सर्किट नहीं बनी, लेकिन सर्किट एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन में सर्किट हमें बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन है अ सर्किट कंटेन्स एन अमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 ohm ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इफ़ द एमीटर हैज़ कॉइल रेजिस्टेंस, मतलब ये अगली लाइन में लिखा है कि एमीटर जो हमारा है वो क्या है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर किसी भी एमीटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो कन्फर्म क्या होती है भाई, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। क्योंकि आइडियली हम लोग मानते हैं कि मतलब कोई जैसा रेजिस्टेंस जैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, कि कोई भी ड्रॉप एमीटर वोल्ट मीटर के अक्रॉस ना आए, क्योंकि हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर से क्या करंट और वोल्टेज नापना चाहते हैं, थोड़ी ना हम चाहते हैं कि उसके क्रॉस कुछ ड्रॉप हो जाए, ठीक है। इसलिए आइडियली हम मानते हैं कि उसके क्रॉस कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ होता है, तो ये प्रैक्टिकल एमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलहाल हम सर्किट बनाते हैं। अ सर्किट कंटेन्स एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ohm ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैटरी बनाता हूँ, ठीक है। तो बैटरी कितने वोल्ट की है, 30 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम 40.8 ohm resistance and a ammeter, ओके, अमीटर, ठीक है। एक ऐसा एमीटर है, प्रैक्टिकल एमीटर है, ठीक है। रफली सर्किट बनाया है, कोई ज़रूरत नहीं नीटनेस की। यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी सर्किट है, इसलिए बहुत ज़्यादा नीटनेस नहीं दिखा यहाँ पे। देखो ध्यान से, यहाँ पे कि जो एमीटर है, ये एमीटर एक्चुअल में है क्या, ये कुछ रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एमीटर है। जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस, वो दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ 480 ohm एंड शंट ऑफ 20 ohm। शंट मीन्स होता है पैरेलल, शंट मीन्स क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल को शंट बोलते हैं। नाउ ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये क्या है कि दिस एमीटर कंटेन्स a resistance of 480 ohm in shunt with 20 ohm, okay, not 20 ohm,
ठीक है, सिंपल। देखो ध्यान से, ये दो रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इनका इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बना देंगे जहाँ पे जो कि एमीटर की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो इस सिंपली इन दोनों रेजिस्टेंस को जो पैरेलल में कनेक्टेड है इनको एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज़ आर इक्विवेलेंट। और हमें ये बात पता होनी चाहिए, जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट इज़ गिवन बाय प्रोडक्ट बाय सम रूल, प्रोडक्ट बाय सम रूल। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो भाई देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो जो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये बात तो सबको पता होगी। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा ना करके याद रखना है कि प्रोडक्ट बाई सम, ओके। नाउ ध्यान से देखना, वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट बाई सम, देखो ध्यान से यहाँ पे प्रोडक्ट बाई सम करेंगे, देखो यहाँ पे 480 इंटू 20 डिवाइड बाई 480 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद ये हमारा आएगा 19.2, ओके। सॉल्व करके देख लेना, 19.2 ओम्स आएगा, ओके, सिंपल। हाँ, 0 से कैंसिल होकर 5 से डिवाइड करके 2 कर देंगे, 19.2 आएगा। नाउ ध्यान से देखेंगे, इस सर्किट में एमीटर को क्या करेंगे, अब 19.2 ओम से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये रहा हमारा 40.8, ये एमीटर इज़ रिप्लेस्ड बाय इट्स इक्विवेलेंट 19.2 ओम्स, दिस इज़ 40.8 ओम्स, ठीक है। इन इज़ कनेक्टेड विद 30 वोल्ट बैटरी, ओके। नाउ क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करंट, ठीक है। तो हमें ये आई बताना है, ठीक है। तो आई कोस टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर टोटल। कैसे निकलता है, वी कोस टू आई आर होता है, तो आई कोस टू वी अपॉन आर टोटल। आर टोटल मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो वी कितना है, 30 वोल्ट डिवाइड बाई, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40.8 प्लस 19.2, है ना, 19.2 दैट इज इक्वल्स टू 30/60, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन हमारा सही है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसे कुछ भी करना नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल बस ये बात को समझना था कि मीटर का इक्विवेलेंट निकाल के ही रख देना है, बाकी आंसर हमारा एकदम ईजिली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2 रॉड्स आर जॉइंड एंड टू एंड, ठीक है। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन जैसा कि हम लोग प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन देखे। 2 रॉड्स आर जॉइंड एंड टू एंड एज शोन, ठीक है। यहाँ पे फिगर नहीं बना हुआ है लेकिन लिख दिया एज शोन, तो कोई बात नहीं। 2 रॉड्स आर जॉइंड एंड टू एंड, तो 2 रॉड्स हैं एंड टू एंड जॉइंड है। हम क्या मतलब इसका समझें कि 2 रेजिस्टेंसेज हैं, कैसे जॉइंड हैं, सीरीज़ में जॉइंड है, ठीक है। देखो बोथ है अक्रॉस सेक्शनल एरिया 0 पॉइंट, मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है। ध्यान से देखना, यूनिट्स ध्यान दे देना है, हमें मीटर में यूनिट लेनी है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिया हुआ है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट पे ध्यान देना है। तो बोथ हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईच इज़ 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये तो चलो लेंथ 1 मीटर दी हुई है, वो अच्छी बात है, मीटर में दी हुई है। 1 रॉड इज़ कॉपर हैविंग रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम, यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सिंपली चेंज करना पड़ेगा सबको मीटर में। अदर इज आयरन हैविंग रेजिस्टेंस 10⁵ ओम सेंटीमीटर, हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट 1 एम्पियर, ठीक है। कितना वोल्टेज चाहिए कि करंट 1 एम्पियर प्रोड्यूस हो जाए। ना ध्यान से देखना, वोल्टेज तो सिंपली निकल आया, करंट दिया हुआ है, करंट कितनी दी हुई है, देखो करंट दी हुई है I = 1 एम्पियर। तो हमें क्या बताना है, वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V = IR, ठीक है। आई पता है, आर नहीं पता है, आर पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ना ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, एक तरीके से आइडेंटिकल हुई, क्यों आइडेंटिकल हुई, क्योंकि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और उनकी लेंथ सेम है, इसलिए मैं आइडेंटिकल बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे दोनों रॉड को बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी रॉड नहीं है और 1-1 मीटर की है, तो इसलिए मैं छोटा फिगर बनाऊँगा, ठीक है। ना देखो यहाँ पे ध्यान से, दूसरी रॉड हमारी डिफरेंट मटेरियल की है, ठीक है। दूसरी रॉड हमारी डिफरेंट मटेरियल की है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे कलर से बना रहा हूँ। ध्यान से देखना है, ठीक है। नाउ ये दोनों रॉड क्या हैं, किसी सप्लाई से कनेक्टेड होंगी, ये दोनों रॉड किसी सप्लाई से कनेक्टेड हैं, ठीक है।
ओवरऑल ये वोल्टेज की वैल्यू पूछनी है जब इससे निकलने वाली करंट 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ दोनों की 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। नाउ इसकी भी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, पहला वाला किससे बना हुआ है, 1 रॉड इज़ मेड फ्रॉम कॉपर। ठीक है, तो ये वाला सपोज कॉपर से बना हुआ है। ठीक है, और ये वाला किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम से। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, दोनों की रेजिस्टिविटी दी हुई है, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ और दी हुई है, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ और दी है, तो इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 होगी, सॉरी इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ρ1। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2। ओके, नाउ लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओवरऑल हमें आर निकालना है। तो ये समझ लो इसकी वजह से जो ये मैंने इस कलर से बनाया, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा उसको, उस रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R1, और ये रेजिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ, R2। सेम क्वेश्चन किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो हमारा टोटल आर ये हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब देखो मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने बताया था। तो जैसे R1 और R2 में क्या है, L और A क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं रो L अपॉन A होता है, लेकिन दोनों में रो अलग अलग हैं, तो इसलिए मैं ρ1 L अपॉन A प्लस ρ2 L अपॉन A जब लिखूँगा तो मैं L अपॉन A को कॉमन ले सकता हूँ, विद इन ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, ρ1 प्लस ρ2। फिर से सुनना, मैंने लिखा R1 को मैं लिखूँगा ρ1 L अपॉन A, क्योंकि दोनों की L और A सेम है, और ऐसे ही R2 को मैं लिखूँगा ρ2 L अपॉन A, और L अपॉन A को अगर कॉमन ले लेंगे तो विद इन ब्रैकेट क्या बचेगा, ρ1 प्लस ρ2। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, L अपॉन A विद इन ब्रैकेट ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, ये हमारा R आ गया। ना ध्यान से सुनना, L दिया हुआ है 1 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.01 इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻²। लेकिन वो सेंटीमीटर नहीं है, वो केवल सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। ना यहाँ ρ1 प्लस ρ2 देखो ध्यान से, ρ1 क्या है, 1.7 इंटू 10⁻⁻6, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, क्यों इंटू किया मैंने, क्योंकि ओम सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² प्लस। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमारा जो ये आयरन वाला जो है, जो भी है, ये एल्यूमिनियम नहीं आयरन है, तो Fe कर देना, कोई दिक्कत नहीं, दो डिफरेंट मटेरियल है। ठीक है, दैट इज़ 10⁻5 ओम सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻5 ओम सेंटीमीटर, मतलब 10⁻5 इंटू 10⁻²। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 ऊपर जाके, ठीक है, 10⁻⁻4 जब ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.01, ये 10⁻⁻2 और हो जाएगा। तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ 0.117। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कैलकुलेटर का यूज़ करके। ठीक है, 0.117 ओम्स। ठीक है ना, हमें आर्क से मतलब नहीं, हमें V बताना था। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, I इज़ गिवन 1 एम्पियर, R इज़ 0.117। ओके, इरेजिंग इट। ठीक है, 0.117 that is equals to 0.117 volts. Okay, now option D is matching with it, that is option D is correct. Okay, simple question. now हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ध्यान से,
ये क्वेश्चन सिंपल था प्रीवियस वाला, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ने इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले भी किया था, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया, इस क्वेश्चन को आराम से बताया, ठीक है। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, देखो होता क्या है, नीट में कभी क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं रिपीट होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होंगे। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखो कई बार आएंगे, अभी और भी बार आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक बार आया, और भी बार आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों इसको अच्छा बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन वो अच्छा नहीं होता है जिसको सब कर लें, या फिर वो क्वेश्चन भी नहीं अच्छा होता है जो जिसे कोई ना कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन वो अच्छा होता है इसको कुछ लोग सही कर लें, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन देखते ही, ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाता है जिसको सब कुछ लोग सही कर पाएँ, बाकी सब लोग करें लेकिन अधिकतर लोग उसमें गलती कर दें, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। वो इसी काइंड का ये क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को देखते ही लोग मिस्टेक कर सकते हैं वो ये क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है अ 12 सेंटीमीटर वायर इज़ गिवन a shape of right angle triangle ABC having 3 centimeter side, 4 centimeter side, 5 centimeter side as shown in the figure, ठीक है, जो भी फिगर है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ए बी बी सी सी ए, ठीक है, ए बी बी सी सी ए ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स मेजर्ड बाई वन बाई मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशियो, ठीक है। तो सिंपल, तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों ने क्या सोचा कि तीनों लेंथ हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। नाउ रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, आर इक्वस टू रो एल बाई ए होता है, क्योंकि तीन एक ही वायर है जिसको बेंड करके बनाया गया है, तो उनका रो सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। तो जब रेशियो निकाला जाएगा तो रो और एक कैंसिल हो जाएगा, केवल रेशियो किसका आ जाएगा, लेंथ का रेशियो आ जाएगा, L1 रेशियो L2 रेशियो L3, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या लगेगा 3:4:5। सिंपली बहुत बच्चों ने सोचा कि ये क्वेश्चन इतना इजी है और ऑप्शन डी को टिक मार के आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन डी बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ठीक है। क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है इस क्वेश्चन में कि रिस्पेक्टिव साइड्स आर मेजर्ड 1 बाई अ मल्टीमीटर, ठीक है। तो देखो द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, ठीक है, टू एंड्स, देखो रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स कैसे नापा गया होगा, जैसे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस नापना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर ले आएंगे, उसका एक क्या करेंगे भाई, एक एंड यहाँ पे टच कराएंगे, ठीक है, दूसरा एंड यहाँ पे टच कराएंगे, ठीक है, एक एंड यहाँ टच कराएंगे, दूसरा एंड यहाँ टच कराएंगे, तो होगा क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना, वो मल्टीमीटर केवल इस 3 सेंटीमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस नहीं नापेगा, ध्यान से सुनना, 3 सेंटीमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस नहीं नापेगा, वो क्या नापेगा, वो समझेगा कि ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस नापना इज़ नथिंग बट 3 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर के अक्रॉस वाला रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से, मैं इसको अगर रेजिस्टेंस वाइज बनाऊँ तो तुम लोग हो सकता है समझो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ए बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, उसको मैं आर ए बी बोल रहा हूँ, ओके। नाउ यहाँ पे देखना, सुनना ध्यान से, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है जिसे मैं आर ए सी बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है इसे मैं आर बी सी बोल रहा हूँ। नो मैं एक बात को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आर ए बी सपोज मेज़र करने जा रहा हूँ, ठीक है, आर ए बी सपोज मैं मेज़र करने जा रहा हूँ, तो मैं एक प्रोब यहाँ पे रखूँगा, ये हो गया हमारा ए और ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, ये हमारा ए हो जाएगा, एक हमारा बी हो जाएगा। ना यहाँ से जब हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, कहाँ से, यहाँ से, दिस वन इज़ नथिंग बट आर ए बी, ठीक है। ना ये आर ए बी क्या होगा, ये आर ए बी हो जाएगा हमारा दैट इज़ इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे, देखो मैं इसे आर ए बी नहीं मानता, इसे मैं कुछ और नाम देता हूँ क्योंकि नाम सेम हो जा रहे हैं दो जगह, तो इसलिए मैं कुछ और नाम लेता हूँ यहाँ पे। इन्हीं लोग का नाम बदल देता हूँ, मैं सबका नाम बदलता हूँ।
देखो ध्यान से, नाम मैं सबका बदल दूंगा, अब ज़्यादा आसान रहेगा समझे। देखो ध्यान से, मैं इसका नाम लिखता हूँ, ये है R3 के क्रॉस है तो इसलिए मैं R3 बोल देता हूँ, ठीक है, इसे मैं R3 बोल देता हूँ। ये 5 के क्रॉस है तो इसे मैं R5 बोल देता हूँ, और इसे R4 के क्रॉस है तो इसे R4 बोल देता हूँ। दिस टर्मिनल इज C टर्मिनल। नो देखो, सपोज हम लोग यहाँ और यहाँ के बीच में जब रेजिस्टेंस रखें, अपना मल्टीमीटर रखेंगे, तो इसके क्रॉस आने वाला रेजिस्टेंस RAB कहलाएगा, और ये RAB किसके बराबर होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये होगा सिंपली R3। R3 क्या है कि पैरेलल में R4 और R5 कैसे हैं, सीरीज़ में है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, R3 इन पैरेलल विद R4 प्लस R5, ओके, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि R4 और R5 क्या हैं, ये सीरीज़ में दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, उनका हमें फार्मूला पता ही है। कैसे फार्मूला पता है, प्रोडक्ट बाई सम, दैट इज़ R3 इंटू R4 प्लस R5 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 प्लस R5, ओके, ये चीज़ हो जाएगा। नाउ ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, RBC भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। जब RBC निकालेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं RBC निकालूंगा, ध्यान से देखना, मैं केवल इसी फिगर में चेंज करूँगा, ठीक है। तुम लोग ने तो नोट कर ही लिया होगा या समझ ही लिया होगा, तो ओवरऑल ये फिगर बना रहना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए क्या है, हम इसको इरेज करके इसी में मॉडिफाई करेंगे। देखो ध्यान से, मैं इस वाले ग्रुप को हटा दिया, यहाँ सब ये सब हटा दिया, ये हमारा फिगर हो गया, ओके, ये हो गया हमारा फिगर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ नेक्स्ट टाइम। देखो इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं लेना, लेकिन यहाँ समझाने के लिए समझाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा A टर्मिनल, सॉरी ये B टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा A टर्मिनल हो जाएगा, दिस इज़ RBC, ठीक है। तो RBC किसके बराबर हो जाएगा, RBC हो जाएगा R4 इन पैरेलल विद, क्या हो जाएगा, R3 प्लस R5, ओके। नाउ इसे भी मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट बाई सम, R4 इंटू R3 प्लस R5 प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, यानी R3 प्लस R4 प्लस R5, ओके। सेम डिनोमिनेटर देखना, सबका सेम आएगा, R3 प्लस R4 प्लस R5, ओके। नाउ ऐसे सिमिलरली RAC निकालता हूँ। देखो RAC जब निकालूंगा तो देखिए उसमें RAC में क्या हो जाएगा, R5 इन पैरेलल विद R3 प्लस R4, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। मैं यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से निकाल लेंगे उस टाइम पे। तो R5 इन पैरेलल विद R3 प्लस R4, तो R5 इन पैरेलल विद R3 प्लस R4। हाँ ध्यान से देखेंगे इसको, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो R5 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R5, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, हमें इनका रेशियो लेना है, RAB डिवाइड बाई RBC डिवाइड बाई RAC। तो जब हम लोग इनका रेशियो लेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो RAB RBC RAC। देखो ध्यान से, मैं इस तरह और हमें स्पेस चाहिए होगा तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, यहाँ वाली सर्किट हमें ज़रूरत नहीं है, ये केवल समझने के लिए, ठीक है। ट्रायंगल बना हुआ है हमारा बगल में, ठीक है, यहाँ पे मैं सब हटाता हूँ। देखो ये हटा दिया मैंने, अब हमारे पास काफ़ी स्पेस हो गया, ठीक है। ना ध्यान से देखना, RAB इक्वल्स टू R3 प्लस R4, जो भी है रेशियो ले लेंगे इन तीनों का अभी फ़िलहाल के लिए, ले लेते हैं, हाँ ये हमारा रेशियो इन तीनों का ले लेना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे R3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो R3 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा रो L बाई ए, क्योंकि देखो R3 R4, देखो R3 R4 R5 क्या हो जाएगा, ये चीज़ हम पहले निकाल लेते हैं, हमारे काम आएगा। R3 इक्वल्स टू रो L बाई ए, रो L बाई ए मतलब क्या हो जाएगा, रो L बाई ए, दैट इज़ रो L, L क्या है R3 के लिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर बाई ए, ठीक है। ऐसे ही R4 हो जाएगा रो इंटू 4 सेंटीमीटर
10⁻⁴ डिवाइड बाई ए। ऐसे ही R5 हमारा हो जाएगा रो इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई ए। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पे मिस्टेक मैंने ये कर दिया है कि यहाँ पे -4 की जगह -2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे -2 होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखना, R3 R4 R5 हमें पता है, यहाँ पुट करते हैं। देखो RAB रेशियो RBC रेशियो RAC करेंगे ना, तो ये डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, तीनों के सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। जब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो RAB रेशियो RBC रेशियो RAC क्या हो जाएगा, R3 इंटू R4 प्लस R5 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 प्लस R5, जो भी मतलब ये हमारा रेशियो जो भी हो जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल न्यूमरेटर बचेंगे। ये बात तो हमें समझ में आती ही है, ठीक है, इतनी बेसिक सी बात नहीं बतानी है। RAB रेशियो RBC रेशियो RAC हमारा क्या हो जाएगा, R3 इंटू R4 प्लस R5, ठीक है, रेशियो, ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, R4 इंटू R3 प्लस R5 रेशियो, ठीक है, R5 इंटू R3 प्लस R4। ओके, नाउ पुट कर दो वैल्यूज़, फटाफट वैल्यूज़ पुट करो। R3 इंटू R4, तो चलो मैं इसको और सिंपली लिख सकता हूँ, R3 इंटू R4 प्लस R3 इंटू R5। चलो मैं लिख देता हूँ, R3 इंटू R4 करेंगे क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, रो स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 इंटू 10⁻⁻4, ये प्लस, ठीक है। ऐसे ही R3 इंटू R5 करेंगे, R3 इंटू R5 तो 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, तो ये हो जाएगा जो भी है रो स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अगर हम लोग कॉमन लेके, अरे इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं हम, जो है फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो सब लोग देखते रहना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ब्रैकेट यहाँ से हटाता हूँ, मैं ब्रैकेट को कॉमन लगा के सॉल्व करता हूँ, केवल वैल्यूज़ पुट करनी है, अब कुछ भी नहीं, ठीक है, इंटू 4 5 3 जा 15 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, रेशियो, ठीक है, यहाँ पे भी सेम, रो स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज़ कॉमन, ठीक है, R4 इंटू R3 करेंगे, R4 इंटू R3 करेंगे, 4 3 जा 12, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, प्लस R4 इंटू R5 करेंगे तो 4 5 जा 20 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग R5 का जब करेंगे तो R5 इंटू R3 करेंगे तो 3 5 जा 15, रो स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, इंटू क्या हो जाएगा, R5 इंटू R3 दैट इज़ 3 5 जा 15 इंटू 10⁻⁻4 प्लस R5 इंटू R4 दैट इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20 इंटू 10⁻⁻4। क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, जिसको हमें लग रहा था सबसे सिंपल। देखो रेशियोज़ हैं, कॉमन चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हर जगह रो स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, रो स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मैं हटा सकता हूँ, ये 10⁻⁻4 भी हर जगह से कॉमन लेके मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर देखो क्या आ रहा है, देखो 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 टू 27 रेशियो, 12 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 रेशियो, ठीक है, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 रेशियो 32 रेशियो 35। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत टाइम मैंने इस क्वेश्चन पे ले लिया, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो लोग लेंथ का रेशियो ले रहे थे वो बिल्कुल भी रॉन्ग थे, गलत थे, क्योंकि लेंथ का रेशियो नहीं लेना है। RAB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा नॉट ओनली RAB होगा या फिर R3 होगा, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू R3 इन पैरेलल विद R4 प्लस R5, क्योंकि इसके पैरेलल में R4 R5 एक्ट करेंगे जब हम लोग A और B टर्मिनल पे अपने मल्टीमीटर का जो है टर्मिनल को टच कराएंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से RAB RBC RAC आ गए, हमने R3 R4 R5 कैलकुलेट ही किया था, पुट किया वैल्यू, आंसर आया हमारा 27:32:35, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि दिस क्वेश्चन ऑल्सो इंक्लूड्स मैथ की आपकी एबिलिटी भी ये क्वेश्चन, आपकी मैथ की एबिलिटी भी ये क्वेश्चन आपसे टेस्ट करवा लेगी। ना ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, a cell having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R। ठीक है, तो एक हमारा जो है सेल है, ठीक है, सेल है, ये देखो सेल है जिस ये हमारी सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है, ये सेल है जिसका EMF इंटरनल EMF E दिया हुआ है और इस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है ना। ध्यान से देखना, लिखा हुआ है इस कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है, इस कनेक्टेड अक्रॉस, यहाँ पे देखो कनेक्ट किया मैंने एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरिएबल एक्सटर्नल मतलब R की वैल्यू कैन बी चेंज, ठीक है, R की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एज द R इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, ये देखो प्लॉट किसके रिस्पेक्ट में बना है, वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो हम वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वोल्टेज द प्लॉट पोटेंशियल द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R इज़ गिवन बाई, यानी कि ये जो VR मतलब पोटेंशियल अक्रॉस, ये देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है VR, ये इसमें इसका ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू R, यानी कि जो ग्राफ है ये ग्राफ हमें बनाना है व्हेन R इज़ इंक्रीजिंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन VR। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन VR पहले निकाल लो, बस VR निकाल लो, प्लॉट पता ही चल जाएगा क्या है, मैथ्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली VR निकालने के लिए देखो मैं एक तरीका बता सकता हूँ VR निकालने का, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज डिवीज़न। हमने इससे पहले मतलब हम लोग इस अभी फर्दर वीडियोस में, आगे वीडियोस में करंट डिवीज़न देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग वोल्टेज डिवीज़न देखते हैं। देखो वोल्टेज डिवीज़न हम यहाँ पे बता देते हैं सिंपल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो ध्यान से, कई सारे रेजिस्टेंसेज, सपोज 2 रेजिस्टेंस मैं लेता हूँ, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज है V, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V, ठीक है, नाउ टोटल वोल्टेज इसकी, तो इसके अक्रॉस सपोज V1 है, इसके अक्रॉस सपोज V2 है, तो V1 इक्वल्स टू देखेंगे, V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू सेम बाई टोटल, मतलब R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, दिस इज़ कॉल्ड वोल्टेज डिवीज़न, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा V2 इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू V इंटू टोटल वोल्टेज इंटू सेम बाई टोटल, मतलब R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। देखो ये दिस इज़ कॉल्ड वोल्टेज डिवीज़न। करंट डिवीज़न में जो मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला इसके लिए मैंने स्टेटमेंट बोला सेम डिवाइड बाई टोटल, ठीक है, सेम डिवाइड बाई टोटल बोला। ऐसे ही करंट डिवीज़न के लिए मैं बोलूँगा अपोजिट डिवाइड बाई टोटल, मतलब वहाँ पे देखेंगे क्या होता है, फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं इस बात को, ठीक है। सेम डिवाइड बाई टोटल वोल्टेज डिवीज़न का रूल है। तो सिंपली VR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VR हमारा एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, VR इक्वल्स टू E इंटू अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज है E इंटू VR सेम डिवाइड बाई टोटल, मतलब R के क्रॉस निकालना है, R डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। इस तरीके से एक वोल्टेज दिया और 2 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली वोल्टेज डिवीज़न लगा सकते हैं। नौ ध्यान से देखना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, प्लॉट है VR वर्सेस R का, ठीक है। तो इसलिए मैं तो क्या करता हूँ, R को मैं इधर कॉमन ले लेता हूँ, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ VR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E डिवाइड बाई, ओके, R कॉमन ले लिया है तो यहाँ से R कॉमन चला जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा, यहाँ बचेगा R डिवाइड बाई कैपिटल R, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। ये देखो बना दिया। अब देखो ये ग्राफ हमारे लिए बनाना तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग भी ये नीट का पेपर है, ठीक है, नीट का पेपर है, तो ओवरऑल नीट के पेपर में तो कोई भी भाई ग्राफ तो नहीं बनाने आता होगा, क्योंकि वो बायो की बच्ची है या बायो का बच्चा है, तो उसे नहीं आता होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन के ऑप्शन भी ऐसे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन भी ऐसे हैं। देखो मैं 2 पॉइंट चेक करूँगा, 2 पॉइंट चेक करूँगा, एक ये पॉइंट चेक करूँगा और एक इन्फिनाइट पॉइंट चेक करूँगा, मतलब एट R इक्वल्स टू 0 पॉइंट चेक करूँगा और एक R इक्वल्स टू इन्फिनाइट पॉइंट चेक करूँगा। ये 2 पॉइंट चेक करते मुझे पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ सही है। देखो जैसे मैं R इक्वल्स टू 0 चेक करूँगा, तो R इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँगा, तो VR किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 अपॉन मतलब समथिंग 1 अपॉन 0 इज़ इन्फिनाइट, तो VR देखो VR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई
1 plus something, r divided by 0, that is any number divided by 0 is infinite. So infinite plus 1 is also infinite, that is e by infinite, or any number divided by infinite, that is equals to 0. ठीक है, that is equals to 0. तो this plot will start from 0. This plot will start from here, some here. ठीक है, नाउ देखो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो ऑप्शन सी ये भी 0 से स्टार्ट है, या तो ऑप्शन डी ये भी 0 से स्टार्ट है. ऑप्शन ए और बी तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया. अब ऑप्शन सी सही है या डी सही है? सी ऑप्शन ये कह रहा है कि एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारा वी आर इज़ अप्रोचिंग टू ई या फिर एप्सिलॉन, ठीक है, जो भी है एप्सिलॉन या फिर ई, ठीक है. व्हेन आर इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, वी आर इज अप्रोचिंग टू एप्सिलॉन. दूसरा ग्राफ कह रहा है एज आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आवर वी इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. When r is approaching to infinity, v r is also approaching to infinity. देखते हैं कौन सा ग्राफ सही है, डी वी आर. तो देखो r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो देखो यहाँ ध्यान से वी आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e अपॉन समथिंग 1 प्लस सम r डिवाइड बाई इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू 0 भाई. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ई. तो मतलब हमें ये पता चला व्हेन आर इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, दिस ग्राफ इज़ अप्रोचिंग टू ई. यानी ये ग्राफ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन ये कहाँ पे फाइनली कहीं ई पॉइंट पे जाके एक स्टेबलाइज हो जाएगा. ई पॉइंट पे जाके स्टेबलाइज हो जाएगा एट इन्फिनिटी. ठीक है, एट इन्फिनिटी ये जाके ई से ऐसे मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा ई रहा. तो कौन सा ग्राफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है. ठीक है, तो ओवरऑल इवन मैं बताऊं जेई में भी सेम टाइप से ग्राफ को अप्रोच करना. ठीक है, ग्राफ को बनाने पे बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो मैं जेई वालों के लिए कुछ बता दूं कैसे ग्राफ बनाया जाता है. ठीक है, तो वो मतलब मुझे बताना नहीं चाहिए एक्चुअली, हमारे मैथ्स वाले सर सब बताते हैं. तो वहाँ पर पहले तो हम लोग चेक करते हैं उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेके कि अगर हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेते हैं तो तुम्हारे सर ने बताया होगा एप्लीकेशन कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें ये बताता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर दैन 0 आता है तो हमें पता चलता है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ग्रेटर लेस दैन 0 आता है तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो ठीक है, तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर दैन 0. ठीक है, करके देख लेना, हमेशा ही ग्रेटर दैन 0 आएगा, दैट्स वाई इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब इंक्रीजिंग आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा सी है या डी है. ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएशन लेंगे तो सेकंड डिफरेंशिएशन को जब हम लोग इक्वल्स टू 0 करते हैं तो हमें स्टेशनरी पॉइंट्स का आइडिया होता है, मैक्सिमा मिनिमास का कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा इस ग्राफ. ठीक है, वहाँ से भी पता कर सकते हैं. ओवरऑल हमें ये तो नीट का क्वेश्चन इसलिए हमें इतना ज़्यादा नहीं, जब जेई का और अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में. ठीक है, फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें भूल जाओ भाई, जो नीट वाले हैं भूल जाओ, ऐसा कुछ भी होता है. ठीक है, आपके लिए ग्राफ ऐसा ही एकदम सिंपल सा ग्राफ आएगा जिसको हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज़ 30 वॉट्स, द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन. देखो ध्यान से, ये है द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज़ 30 वाट. तो पावर डिसिपेटेड यानी टोटल जो पावर दिया हुआ है वो पावर क्या दिया हुआ है, 30 वाट. नाउ ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है डेसिपेटेड, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो डेसिपेटेड पावर है तो देखो पहला अप्रोच मैं बताता हूँ. पहला अप्रोच, यहाँ पे सपोज करंट मान लो I1, यहाँ पे सपोज करंट मान लो I2. तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को. देखो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, एकदम बहुत आसान से हो जाएगा क्वेश्चन. देखो कैसे हो जाएगा, देखो हम लोग क्या माने, पावर डेसिपेटेड मतलब इसके अक्रॉस पावर डेसिपेशन किसके बराबर हो जाएगा, पावर का फार्मूला पता है ना, I²R. तो इसके अक्रॉस जो पावर डेसिपेशन हो जाएगा दैट इज़ I1² इंटू आर प्लस I2² इंटू आर, मतलब I1² इंटू 5 प्लस I2² इंटू आर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 30 वाट्स. अब एक बात और मैं बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, जो भी पावर डिसिपेट हुआ वो पावर कहाँ से आया होगा, वो सप्लाई से आया होगा. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पावर सप्लाइड. ठीक है, पावर सप्लाइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर डेसिपेटेड. ठीक है, सॉरी DI डेसिपेटेड. ठीक है, पावर डेसिपेटेड. ना ध्यान से देखेंगे,
पावर सप्लाइड क्या हो जाएगा, पावर सप्लाइड हमारा हो जाएगा V इंटू आई। ओके, तो V इंटू आई सप्लाई वोल्टेज इंटू करंट, और पावर डेसिपेटेड क्या हो जाएगा, जो भी हो हमें पावर दिया हुआ पावर डेसिपेटेड दैट इज इक्वल्स टू 30 वाट्स। ना ध्यान से देखेंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई VS। व्हाट इज़ VS, VS इज़ नथिंग बट 10, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो हमें ये पता चला ये जो हमारा I है दैट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 3 एम्पियर पता चल गया। नाउ I1 कैसे निकाल सकते हैं, देखो I1 निकालने का बहुत आसान तरीका है। देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ये 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा ना, तो ये 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, तो I1 किसके होगा, सिंपली 10/5, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अगर I1 2 एम्पियर है तो हमें ये पता है I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, दैट्स वाई I2 किसके बराबर हो जाएगा, I माइनस I1, ठीक है। तो I कितना दिया हुआ है, I हमारा 3 एम्पियर निकाल रहे हैं, I1 2 एम्पियर आया है, तो हमें I क्या हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। I2 हमारा 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, यानी हमें ये पता चला यहाँ पे ये 1 एम्पियर है, ठीक है। देखो आप ध्यान से, जो ये 10 वोल्ट है उसके अक्रॉस भी यही 10 वोल्ट हो जाएगा, है ना, करंट पता है, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट हो जाएगा। तो अब देखो हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R के अक्रॉस करंट इज़ 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल्स टू 10 ohms। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो इसको करने के कई अप्रोच हो सकते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी करते हैं कि भाई देखो वही जो मैंने बताया I1 स्क्वायर इंटू R प्लस I2 स्क्वायर इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 30 वाट्स। ना यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, कैसे, हमें I1 पता चल जाएगा, ठीक है, I1 पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे, फर्स्ट स्टेप तो I1 का ही पता करने का है, 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 2 एम्पियर, और यहाँ से सिंपली हम लोग I2 भी निकाल सकते हैं, और सिंपली हो जाएगा, इधर से भी R अननोन पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कुछ हद तक ये सब क्या है, एक तरीके से मैथ्स ही तो है, और मैथ सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, तो ओवरऑल कोई भी तरीका हो सकता है। तो मुझे तो ये सिंपल तरीका लगा, कोई भी स्क्वायर जैसा टर्म नहीं, एकदम सिंपली हम लोग तो पहले तो टोटल करंट निकाल लिए, उसके बाद इसकी वजह से I1 पता चल गई, I2 पता चल गई, क्योंकि I पता है तो I1 पता है, तो I2 भी पता चल जाएगी, जब I2 पता है उसके अक्रॉस वोल्टेज पता है तो R तो निकल ही आएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ABC आर वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस R 1.5 R 3 R respectively as shown in the figure. When some potential difference is applied between X and Y, voltmeter readings are VA, VB, VC। 4 ऑप्शन दिए हैं, VA, VB, VC इक्वल हैं या जो भी ऑप्शंस हैं हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपली। देखो ये जो वोल्ट मीटर है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R 1.5 R और 3 R, और हमने ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल एमीटर के बारे में डिस्कशन किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सिंपली हमने क्या किया था, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उस वोल्ट मीटर को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। नाउ ये सर्किट बनी हुई ध्यान से देखेंगे, ये A B C 3 वोल्ट मीटर्स हैं, इनकी जगह हम एक नई सर्किट बनाते हैं। ध्यान से देखो कैसे सर्किट बनेगी, A की जगह मैं एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, मैं A की जगह एक रेजिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, B की जगह एक अलग रेजिस्टेंस लेता हूँ, और C की जगह एक तीसरा रेजिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। ना ध्यान से देखेंगे, A का जो रेजिस्टेंस है वो है R, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 R, ठीक है, B वाले का, और C वाले का रेजिस्टेंस है 3 R, ठीक है। नाउ हमें सबके अक्रॉस VA BB VC निकालना है, तो VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू आर, इसके अक्रॉस I इंटू आर, इसके अक्रॉस I इंटू आर। देखो ध्यान से, मैं सपोज करता हूँ कि इसके अक्रॉस आने वाली करंट है I और इसके अक्रॉस होने वाला वोल्टेज है हमारा VA। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारा जो VA हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
वी ए इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू आर, दैट इज़ आई आर। पहली बात हमें पता हो गई। नाउ देखो ये करंट आई यहाँ पे आएगी। नाउ ये करंट क्या हो जाएगी, दो करंट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहली है करंट I1 और दूसरी करंट है I2। नाउ एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग जब इस लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे ये कॉन्सेप्ट को, लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो हमें पता ही होगा करंट डिवीज़न रूल कि अगर कोई एक करंट आ रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, दो डिफरेंट पाथ में डिवाइड हो रही है। सपोज़ ये करंट है दैट इज़ I और ये करंट है सपोज़ रेजिस्टेंस R1 है, ये R2। इसमें आने वाली करंट है सपोज़ I1, इसमें आने वाली करंट सपोज़ है I2। नाउ करंट डिवीज़न रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 और I2 निकाल सकते हैं। सिंपली I1 इक्वल्स टू इनकमिंग करंट इनटू अपोजिट बाय टोटल। जैसे सपोज़ हमें I1 निकालना है ना, तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिट रेजिस्टेंस इज R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। सिमिलरली I2 किसके बराबर होगा, I इंटू अपोजिट डिवाइड बाई टोटल मीन्स R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होना चाहिए तभी हम ये क्वेश्चन अप्रोच कर पाएंगे। नाउ सिंपली देखो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगी, यहाँ से इनकमिंग करंट आई है और यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस 1.5R, अपोजिट रेजिस्टेंस 3R। तो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सिंपली I1 क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ I1 इक्वल्स टू आई इंटू, ठीक है, ध्यान से देखना करंट डिवीज़न कैसे लगना, अपोजिट बाई टोटल। अपोजिट I1 के लिए अपोजिट क्या है 3R डिवाइड बाई 1.5R प्लस 3R। ओके, ना इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3R डिवाइड बाई 4.5R, ठीक है। तो I इंटू 3/3R डिवाइड बाई 4.5R सिंपली, ठीक है। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, इसे 30/45 लिख दो और 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। तो मैं इसे लिखता हूँ 2 जा और इसे 3 जा, तो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, 2I/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली I2, देखो I2 निकालने का मैं वही तरीका सिंपली I इंटू 1.5R डिवाइड बाई 3R, लेकिन मैं एक और तरीका बताता हूँ जो काम आएगा यहाँ पे। कैसे निकाल सकते हैं, I2 इज़ नथिंग बट I माइनस I1 लिख सकते हैं ना, टोटल करंट माइनस I1। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ I माइनस I1, ठीक है। तो व्हाट इज़ I इज़ नथिंग बट I माइनस 2/3I। तो I माइनस 2/3I दैट इज़ I माइनस 2/3I, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा 1/3I, यानी I/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिंपली कैसे निकालेंगे VB, देखो यहाँ ध्यान से देखो VB कैसे निकलेगा, VB इक्वल्स टू इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस को इसके अक्रॉस वोल्टेज को मैं VB बोल रहा हूँ, ठीक है, VB, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस को VC बोल दूंगा। नाउ VB बराबर क्या हो जाएगा, VB बराबर हो जाएगा I1 इंटू 1.5R, I इंटू R वो करंट जो इस ब्रांच में आ रही है इंटू वो रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू 1.5R। व्हाट इज़ I1, I1 इज़ नथिंग बट 2I/3। तो यहाँ पे लिखते हैं 2I/3 इंटू कितना R 1.5R, ठीक है 1.5R। ना ये देखो 2/3 नीचे से देखो तो ये 3/2 है, दैट इज़ 1.5, 1.5 से 1.5 अगेन किसके आ जाएगा बराबर I इंटू R। ना ध्यान से देखें, दो सॉल्व किए तो VA VB इक्वल है, देखो यहाँ पे C ऑप्शन में भी हो सकता है VA VB इक्वल, और A ऑप्शन में, यानी दो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, ऑप्शन B और D एलिमिनेट हो गया। ना देखो थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड ऑप्शन चेक मतलब ऑप्शन फाइनल ऑप्शन के लिए VC भी देखना पड़ेगा। नाउ VC इक्वल्स टू व्हाट इज़ VC, VC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I2 इंटू 3R। व्हाट इज़ I2, I2 इज़ I/3 इंटू 3R, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, दैट इज़ इक्वल्स टू अगेन I इंटू R। देखने को मिल रहा है चाहे VA हो चाहे VB हो चाहे VC हो, तीनों ही क्या आ रहे हैं सेम I इंटू R। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर करंट डिवीज़न का हमने कॉन्सेप्ट बताया इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अगर पहले से पता है इसका तो सिंपली हम लोग
यहाँ पे I1 I2 फटाक से निकाल लेंगे और क्या करेंगे, VA VBC तुरंत निकाल लेंगे और पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। ये 2015 का कैंसल्ड पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा अक्रॉस ए मेटालिक कंडक्टर, ओके, कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कंडक्टर कुछ ऐसा होगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब कंडक्टर कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। हर जगह पे क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, हर जगह पे इसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है ना। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। A constant potential difference is applied. A constant potential difference is applied means a constant voltage is applied. Constant voltage is applied. Now ध्यान से सुनना। The quantity which remains constant along the conductor is, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, करंट, V की वजह से निकलने वाली करंट, और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज़ हम लोग देखें तो ये मटेरियल ही तो है, इस मटेरियल का ओवरऑल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कैसी चीज़ क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इसलिए I इक्वल्स टू V/R, तो I भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा ना। ऑप्शंस पे जाते हैं। पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल। ना ये अप्लाइड V है, अप्लाइड V, तो इस अप्लाइड V की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा? भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो सपोज़ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से चलना शुरू किया, वो ऐसे गया, ठीक है, रास्ते में आराम से जा रहा था, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इसका एरिया है, तो हो सकता है वो यहाँ आके यहाँ से टकराएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, मतलब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ लेंथ हर पॉइंट पे चेंज होती चली जा रही है ना। देखो लेंथ, अगर लेंथ को एक वेक्टर मानो ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो इस तरीके से लेंथ हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होना ही नहीं, बिल्कुल बकवास सी बात है। करंट डेंसिटी, नाउ करंट डेंसिटी हमें कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल। व्हाट इज़ करंट डेंसिटी? सपोज मैं करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो J इक्वल्स टू क्या होता है, करंट डिवाइड बाई एरिया, एनी डेंसिटी डिवाइड बाई एरिया इट्स डेंसिटी, ना करंट डिवाइड बाई एरिया, J इक्वल्स टू I/, नाउ ये एरिया कैसा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब नाउ ध्यान से देखना, अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो क्या है, डिफरेंट। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंट है, दैट्स वाई करंट डेंसिटी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। नाउ करंट शुड बी कांस्टेंट, ये सबसे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था। करंट दैट इज़ V, I इक्वल्स टू V/R, दैट्स वाई कांस्टेंट। कुछ लोगों का डाउट आ सकता है, सर R कांस्टेंट, देखो भाई R क्या है, R इज कैरेक्टराइज, ये R जो है हमारा एक क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। R इक्वल्स टू क्या होता है, ρL/A। ठीक है, ओवरऑल कोई फार्मूला अगर ये लिख दिया मैंने ना, किसी ने कहा सर लेंथ चेंज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, रो कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं नहीं, मटेरियल हमारा क्या है, एक कांस्टेंट मटेरियल है, यानी एक फिक्स्ड मटेरियल है, इसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड होगा। इस टाइप के मटेरियल को ये समझ लो कि हमारा सैम्पल मटेरियल है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर हम लोग क्या करें, मल्टीमीटर लेके आएँ या कोई मल्टीमीटर लेके आएँ और उसको क्या करें, उसके दोनों टर्मिनल को मल्टीमीटर से कनेक्ट करें, तो मल्टीमीटर का क्या काम होता है, वो थोड़ा सा पोटेंशियल उसके अक्रॉस अप्लाई करेगा, थोड़ा सा करंट उसके अक्रॉस अप्लाई करेगा, और जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवाएगा दैट इज़ V/I, दैट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, कांस्टेंट। तो R के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, ओम्स लॉ भी कहता है R हमारा कांस्टेंट होता है, तो ओवरऑल R कांस्टेंट, दैट्स वाई I का कांस्टेंट है। I यहाँ कांस्टेंट है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेरी कर रहा है, दैट्स वाई करंट डेंसिटी विल बी वेरी। ठीक है, बस ठीक है। और भी सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। सपोज़ ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज हैं, अलग अलग मान लो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज अलग अलग पॉइंट पे कैसे कनेक्टेड हैं, ये
सीरीज़ में कनेक्टेड है, और सीरीज़ में भाई करंट सेम होती ही है। तो ओवरऑल ये तो ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था जो कि नहीं पूछना चाहिए कभी, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया जो कि कभी नहीं पूछना चाहिए। तो ओवरऑल करंट कांस्टेंट होगी, और तीनों हम तो देख लिए कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है 2 cities आर 150 किलोमीटर अपार्ट। 2 cities हैं, ठीक है, वो क्या है 150 किलोमीटर अपार्ट है। इलेक्ट्रिकल पावर, ये क्वेश्चन है पावर का क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर, ठीक है। नाउ द फॉल ऑफ पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज, ठीक है, पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। यहाँ पे पर किलोमीटर में पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एवरेज रेजिस्टेंस भी पर किलोमीटर में दिया हुआ है, दैट इज 0.5 ओम। द पावर लॉस, पावर पूछ रहा है व्हाट इज पावर, तो पावर क्या है, तो पावर का फॉर्मूला तो पहले पता होना चाहिए। व्हाट इज पावर, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, पहला फार्मूला। दूसरा क्या होता है, वी इक्वल्स टू, दूसरा होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। कैसे निकला ये, वी इक्वल्स टू आई आर सिंपली पुट कर दिया गया तो यहाँ से निकल आया। तो तीसरा फार्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी वी आई और आर में कोई दो क्वांटिटीज़ पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल पर किलोमीटर में दिया है, देन टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 वोल्ट पर किलोमीटर दिया हुआ है, तो 8 वोल्ट इंटू टोटल किलोमीटर कितना है 150, दैट इज इक्वल्स टू 1200 वोल्ट्स, ठीक है। ऐसे ही हमें आर दिया हुआ है 0.5 ओम पर किलोमीटर इंटू 150, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75 ओम्स। नाउ व्हाट इज़ पावर, पावर का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, दैट इज़ वी स्क्वायर मीन्स 1200 इंटू 1200 डिवाइड बाई 75। नाउ सिंपली जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले 25 से ही कैंसिल कर दो, 25 3 जा 75, 25 4 जा, है ना, और 8 जा, ठीक है, 3 16, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 16, तो ये हमारा आएगा, क्या आ जाएगा 19200, क्या हो जाएगा यूनिट वाट्स, ठीक है, पावर इज वाट्स। ऑप्शन देखेंगे तो किलोवाट में, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग 19.2, ठीक है, ओवरऑल 19.2 इंटू 10 की पावर 3 वाट्स। व्हाट इज़ 10 की पावर 3 किलो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 19.2 किलो। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बस फॉर्मूला पता हो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। वी दिया हुआ है, आर दिया, दैट्स वाई, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स PQRS in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and internal resistance of cells are 7 volt, 5 ohm respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be, ठीक है। नहीं 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता है, देखो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार बना देते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ होता है ब्रिज, ये हो गया हमारा ब्रिज, ठीक है। इसके बीच में हम लोग क्या कनेक्ट कर देंगे, एक गैल्वेनोमीटर ओवरऑल, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया। ना ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सप्लाई लगा दिया। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा है जो इसके साथ लगा हुआ है, प्रैक्टिकल सेल लगा हुआ है जिसका क्या है इंटरनल EMF है 7 वोल्ट और 5 ओम, इसका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। ना ध्यान से देखेंगे, ये हमारे P होते हैं, ये हमारे Q होते हैं, ये हमारे R होते हैं, ये हमारे S होते हैं, ठीक है। ना गैल्वेनोमीटर का भी PQRS कितना दिया 10 30 39, ठीक, ये हो गया 10, ठीक है, ये 30, ये 30 और ये 90 दिया हुआ। ना गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज़ 50 ओम, ठीक है, 50 ओम। ना ध्यान से सुनना, हम लोग बैलेंस ब्रिज कंडीशन जानते हैं कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो उसमें फ्लो हो उसके लोड के क्रॉस या गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं देखने को मिलती। यानी कि अगर बैलेंस ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर को सिंपली रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। हमारे सिलेबस में भी उतना है, तो देख लेते हैं बैलेंस ब्रिज है या नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल बैलेंस ब्रिज की कंडीशन देख लेते हैं। देखो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, P/Q = R/S, सिंपली सी कंडीशन होती है, ठीक है। ये
मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी जगह पे याद रखो प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स अगर इक्वल हैं तो क्या है वो बैलेंस ब्रिज है। जैसे कि P इंटू एस इक्वस टू आर इंटू क्यू, तो P इंटू एस इक्वस टू आर इंटू क्यू मैं सिंपली कहता हूँ। तो P इंटू एस मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 90 दैट इज इक्वस टू 30 इंटू 30, यानी ये क्या है एक बैलेंस ब्रिज है। ठीक है, बैलेंस ब्रिज है ना। अगर बैलेंस ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी 0। अगर इसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट 0 हो जाएगी तो हम इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर देंगे तो ये सिंपली एक ब्रांच हो जाएगी, ये एक ब्रांच हो जाएगी ये। ठीक है, ये दोनों कैसे आ जाएंगे आपस में सीरीज़ में, क्योंकि ये ब्रांच हट गई ना। ये ब्रांच को हटा देता हूँ, चलो मैं यहाँ से इस ब्रांच को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इस ब्रांच को हटा देता हूँ। ठीक है, इस ब्रांच को मैं हटा देता हूँ, इस ब्रांच को मैंने हटा दिया। नाउ यहाँ पे देखो तो ये क्या हो गया भाई, ये पूरा सीरीज़ में आ गया, एक ये पूरा सीरीज़ में आ गया। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ एक बार। तो जब मैं बनाऊँगा तो ऊपर दोनों सीरीज़ में आके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही नीचे वाले भी सीरीज़ में आके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ऊपर ये 10 + 30 40 हो जाएगा, नीचे 30 + 90 120 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 5 ओम और यहाँ पे 7 वोल्ट। ठीक है ना, हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है भाई आई क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली आई इक्वस टू क्या हो जाएगा, आई इक्वस टू हमें तो बहुत सिंपली पता है V/R टोटल। ठीक है ना, ये 30 और 120 पैरेलल में है, तो इस 40 और 120 पैरेलल में है, तो 40 इंटू 120 को मैं इधर सपोज R डैश बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा सिंपली दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो 40 इंटू 120 डिवाइड बाई 40 + 120। ठीक है, तो डिवाइड कर 160 हो जाएगा, 44 जा हो जाएगा, 4 3 जाइए, तो सिंपली क्या आ जाएगा ये 30 ओम्स आ जाएगा। ठीक है, 30 और ये क्या है 5, तो आर टोटल क्या हो जाएगा 30 + 5, क्योंकि ये जो भी आएगा सिंगल रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा 30 के सीरीज़ में हो जाएगा। तो V क्या है 7 डिवाइड बाई 5 + 30 दैट इज इक्वस टू 7 डिवाइड बाई 35, 7 1 जा 7 7 5 जा 35, 1/5 दैट इज इक्वस टू 0.2 एम्पियर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 0.2 एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ a 2.5 volt is given cell which is given as current 2, ठीक है, समथिंग दिया हुआ है 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, सिंपली हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो ओवरऑल इसको समझने के लिए हम लोग एक बार सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, तो बताया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बताना है, यानी कि कोई एक सेल है जो कैसा सेल है प्रैक्टिकल सेल है। ठीक है, प्रैक्टिकल सेल है जिसकी वैल्यू है 2.1 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है, एक 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और इससे निकलने वाली करंट कितनी है आई दैट इज इक्वस टू 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो आई इक्वस टू 0.2 एम्पियर, तो आई इक्वस टू क्या होता है V/R टोटल। ठीक है, V दिया हुआ 2.1 और R टोटल हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल r + 10, दोनों सीरीज़ में होंगे ना इसलिए, और आई हमें गिवन है दैट इज इक्वस टू 0.2, आई हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वस टू 0.2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली 0.2R + 0.2 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 2.1। ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, 2.1 - 2 दैट इज 0.2R इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, इधर चला जाएगा तो वो R इक्वल्स टू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 ओम्स। ठीक है, स्मॉल वैल्यू क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। ठीक है, दैट इज 0.5, सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं अगला, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। ठीक है, देखो एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, एक वायर है, देखो यहाँ ध्यान से, एक वायर है। ठीक है, एक वायर है, इसको क्या किया गया स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया। देखो कभी भी कोई किसी वायर को स्ट्रेच करके डबल किया जाएगा तो दो चीज़ें, उसकी लेंथ तो एक डबल हो जाएगी, इसके अलावा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आटे की एक लेई है, उसको खींचेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका कम हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी।
ठीक है। तो सिंपली देखो, मैं दो रिलेशन बताया था मैंने, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी लेंथ डबल हो गई तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब हमने स्ट्रेच ट्वाइस किया है तो इसकी वजह से लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ डबल हो जा रही है, यानी लेंथ को हमने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स ये इंक्रीज़ होगी लेंथ, होगी 2 टाइम्स। ठीक है, तो जैसे लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस पहले कितना था 4 ओम, दैट विल बी रिजल्ट्स टू 8 ओम। ना हमारा 8 ओम है। ठीक है, ये कंसीडर कर लिया हमने 8 ओम। ना क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ही क्या किया जाएगा, क्या हो जाएगी हमारी, डबल हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल, सॉरी ये डबल नहीं कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ही हमारे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी तो क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगेन ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 × 8 दैट इज इक्वल्स टू 16 ओम। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर इसका क्या होना चाहिए, 16 ओम। लेकिन कुछ लोग इसे विश्वास नहीं करेंगे तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इनिशियली जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4 ओम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक है, जब हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे तो हमारा L क्या हो जाएगा, ठीक है, L हो जाएगा 2L। ठीक है, और जो हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा वो दैट इज़ इक्वल्स टू A/2 हो जाएगा। ये तो हम प्रैक्टिकली जानते हैं, ये दो चीज़ें हो जाएंगी। नाउ जो हमारा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज़ इक्वल्स टू R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो। देखो मटेरियल तो नहीं बदलेगा, मटेरियल वही रहेगा, दैट्स वाई रो इनटू। ठीक है, ध्यान से देखना, इनटू। ठीक है, इसको मैं L डैश बोल देता हूँ, इसको A डैश बोल देता हूँ। नई लेंथ इनटू नया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ना देखो रो L बाई ए क्या दिया हुआ था, 4 ओम्स। ठीक है, रो L बाई ए किसके बराबर होगा, 4 ओम्स। ये पहले गिवन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ना यहाँ पे हम पुट करते हैं सारी वैल्यू, रो इनटू L डैश मतलब 2L पुट करेंगे, A डैश मतलब A/2 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 टाइम्स। ठीक है, रो L बाई ए। ठीक है, ना रो L बाई ए क्या है, 4 ओम्स पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इक्वल्स टू 4 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 ओम्स। ठीक है, ध्यान से देखना, तो आंसर यहाँ से भी 16 आ रहा है, यहाँ से भी। दिस इज़ लॉजिकली। ठीक है, इफ़ यू आर लॉजिकली स्ट्रॉन्ग विद योर कॉन्सेप्ट देन तुम्हारा ये तरीका भी बढ़िया से काम करेगा। और अगर लॉजिकली नहीं स्ट्रॉन्ग है उतना, ठीक है, मतलब इतना लॉजिक नहीं लगाना, क्या करेंगे सर लॉजिक लगा के, है ना, सर इधर पढ़ना है उधर IIT में या कहीं पे एडमिशन लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ये सब याद करके, तो ठीक है, सिंपली कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट में पुट करो तब भी आंसर आएगा। लेकिन मैं बताऊँ, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स, और इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड्स भी नहीं लगने वाले। ठीक है, दिमाग में दोनों चीज़ आएंगी, लेंथ डबल हुई, डबल हो गया, एरिया हाफ हुई, डबल हो गया, तो ओवरऑल 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इनिशियली 4 था तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, आंसर 16 हो जाएगा। विद इन 10 सेकेंड्स आंसर आएगा। इसको करेंगे तो ओवरऑल 30 सेकेंड्स तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।